नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सॉरी बच्चों, लेट हो गया थोड़ा सा। सच बताऊँ तो पढ़ाने का बिल्कुल भी मन है नहीं, क्योंकि जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और इस गलत में कौन कौन लोग शामिल थे नहीं पता, लेकिन जो भी लोग शामिल थे उन्होंने लाखों लोगों के दिल तोड़ दिए हैं आज। ठीक है, तो करते हैं आज स्टार्ट। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। आप सब शायद आप सब में से कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भी होगा। इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतने सालों के बाद एग्ज़ाम होता है और वो भी लीक हो जाता है, तो क्या ही फ़ायदा है। ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ाने का मन नहीं है, मन बहुत उदास है। जो सवाल साइंस के पेपर में आए वो बिल्कुल वैसे ही आए जैसे मैंने करवाए थे, लेकिन अब क्या फ़ायदा उन चीज़ों का? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितनी मेहनत मैंने की कंटेंट के ऊपर, जितना संघर्ष मैंने किया, जितना बच्चे ने किया, पढ़ा उसको, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक रख के आपके लिए संघर्ष करूँगा। फिर से स्टेट एग्ज़ाम फिर से साथ देगा रैंकर्स गुरुकुल आपके लिए। लेकिन बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। चलिए बेटा, आप लोगों को पता है कि हमने लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन टॉपिक चल रहा था, तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। जितना कि आप लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ लिया था उससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जो हमारा था, सभी लोग लिख लें। चैप्टर जो हमारा था वो ग्रेविटेशन था। ग्रेविटेशन हमारा टॉपिक था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हमारे चैप्टर का नाम था बच्चों। लिख लो, चैप्टर का नाम क्या था? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। और आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास के अंदर। आप लोगों ने इस चीज़ को कहाँ तक पढ़ लिया था? ग्रेविटेशन को कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक बार हर बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा कि पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने इस चैप्टर को कहाँ तक पढ़ लिया था। देन उसके बाद मैं आपको आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, बताओ बेटा, कहाँ तक पढ़ लिया था आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर? मुझे एक बार बता दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है सर, रेलवे के लिए न्यू बैच है क्या? हाँ, शाम को बेटा रेलवे के लिए कुछ अनाउंसमेंट है, यूट्यूब के लिए है वो। ठीक है, ऑलरेडी एप्लीकेशन पर बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 7 तारीख से स्टार्ट चलनी है, क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ लिया था एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये पढ़ा था, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या पढ़ा था बेटा? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसे स्मॉल जी के नाम से भी जानते थे, या जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते थे। क्या कहते थे बेटा जिसको? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बेटा पढ़ लिया था। ठीक है, ये आपका हो गया था। और हमने ये भी बताया था कि स्मॉल जी जो होता है, इसका मतलब होता है, फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा, इसका मीनिंग समझा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, हालांकि ये मैंने पढ़ा दिया था पिछली क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे, कि जी का मतलब होता था कि जैसे ये कोई बॉल मैंने पकड़ी हुई है, इसका आरंभिक वेग जो होगा 0। जब मैंने इस बॉल को पकड़ा हुआ है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। आरंभिक वेग 0 होगा। लेकिन जैसे ही ये बॉल बेटा गिरना स्टार्ट होगी, जैसे ही ये बॉल ऊपर से, ये जमीन है, ये क्या है? जमीन। ऊपर से नीचे ही ये बॉल जैसे गिर के आएगी तो इसका जो वेलोसिटी है, वेग, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? चेंज। यानी वेग जो है वो बदल जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? जब ये ऊपर से नीचे गिर के आएगी तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेग इसका बिल्कुल बेटा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और जब इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, जब इसका वेग बदल जाएगा, तो इसी चीज को हम कहते थे बेटा एसिलेशन। यानी वेग में, साइंस में क्या होता है कि वेग के परिवर्तन को, चेंज इन वेलोसिटी को ही क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? एसिलेशन कहा जाता है। ठीक है, और इसी एसिलेशन का जो रीजन है, कारण है, वो कौन है? ग्रेविटी। तो मैंने आपको इतना समझा दिया था कि वाकई में वो जो बॉल गिरी है ऊपर से, वो किसके कारण गिरी है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो बॉल नीचे गिर गई है। ठीक है, शुरुआत में उसका वेग कितना था? 0। बाद में उसका वेग बढ़ जाता है और वो बॉल नीचे गिर जाती है। क्लियर? तो बेटा उसके अंदर क्या बन जाता है? वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं।
कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं बेटा। क्लियर है, समझ पाए आप लोग मेरी बात को बेटा। और क्या है, किसके कारण हुआ है ये त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, गुरुत्वीय त्वरण इसका नाम पड़ गया। मैंने बताया था कि इसको निकाला जाता है बेटा G बराबर कैपिटल GME बटे RE का स्क्वायर, ऐसे निकाला जाता है। यानी अर्थ के ऊपर ये हर ग्रह पर, हर प्लेनेट पर इसकी वैल्यू बेटा अलग अलग होती है। यानी स्मॉल जी जो होता है ना, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो स्मॉल जी की वैल्यू हर ग्रह पे, धरती पे, चंद्रमा पे, हर ग्रह पे अलग अलग होती है। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू। तो जब भी इसकी वैल्यू अलग अलग होती है तो कैसे निकाला जाता है, अर्थ के ऊपर GE बराबर GME बटे RE का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ME का मतलब क्या होता है बच्चों, ME का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। ME का मतलब क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। ये कितना माना गया है बेटा, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम होता है अर्थ का मास। RE का मतलब क्या होता है बेटा, RE का मतलब होता है बेटा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या। और ये बच्चों मानी गई है कितना, 6400 किलोमीटर ये मानी जाती है। कितना मानी जाती है बेटा, अर्थ का रेडियस कितना माना गया है, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस माना गया है। और जी की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं बेटा कि जी बराबर होता था, पिछली क्लास में पढ़ा था, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जी का मान होता था। और जब भी आप इन तीनों को रख दोगे, इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जब रखोगे तो छोटी जी जो है, स्मॉल जी, इसका वैल्यू निकल के आता है 9.8 और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि गुरुत्वीय त्वरण का मान धरती पर कितना होता है अर्थ पर, तो 9.8, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। याद रखेंगे बेटा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, याद रहेगा आप सभी बच्चों को। ठीक है, ये अर्थ के ऊपर है बच्चों, लेकिन मैंने कहा कि हर प्लेनेट पे ये क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, तो याद रखना कि वैल्यू ऑफ जी, ये जी का जो मान है बेटा, वैल्यू ऑफ जी इज डिफरेंट, ये हर ग्रह पर अलग अलग होगी, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट्स, फॉर डिफरेंट प्लेनेट्स। हर ग्रह पर इस जी का मान क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। लिख लो, हर ग्रह पर इस जी का मान अलग अलग होगा, इस जी का मान अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा इस जी का मान। याद रखेंगे, इस जी का मान अलग अलग होगा बेटा, क्योंकि देखो अगर आप चंद्रमा पे निकालोगे मून के ऊपर, तो यहां पर आपको मास जो है, द्रव्यमान, वो चंद्रमा का ही लेना पड़ेगा। यहां पे आपको जो त्रिज्या है, रेडियस, वो मून की लेनी पड़ेगी। भाई जब अर्थ पर निकाल रहे हो तो अर्थ का ही तो लेते हो बच्चों, लेकिन जब मून का निकालोगे तो मून का लोगे, मार्स, मंगल ग्रह का निकालोगे तो मार्स का लोगे। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो जिस भी प्लेनेट का आपको निकालना है उसी का मास लेना पड़ेगा, उसी का आपको बेटा रेडियस, त्रिज्या लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हर ग्रह पर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे ही आप बेटा धरती से ऊपर जाओगे, अर्थ के आप ऊपर जाओगे, तो ये जी का वैल्यू घटता जाता है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम, अधिकतम जो होता है वो पृथ्वी की सतह पे होता है, कितना, 9.8। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे ये जी का वैल्यू क्या होता है, घटता ही जाता है। ऊपर जाने पर ये जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो लिखो बेटा, ये जी का मान अधिकतम पृथ्वी पर होता है, कितना, 9.8। तो आगे लिखेंगे आप नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी मूव अप ऑन द अर्थ, अप ऑन द अर्थ। लिखो बेटा, जी का मान ऊपर जाने पर घट जाता है, जी का मान ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर घट जाता है। जी का मान क्या होता है बेटा, ऊपर जाने पर जी का मान जो है वो घट जाता है। याद रखेंगे बच्चों, ठीक है, जी का मान क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर घट जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा चंद्रमा के ऊपर, मून जो होता है, मून तो ऊपर है अर्थ के, तो इसके ऊपर हमारी जो जी का मान है वो जी अर्थ का 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है बेटा, हमारी जो अर्थ है इसका 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात प्यारे बच्चों।
इतना कम हो जाता है जी का मान कि अपनी जो अर्थ है, अर्थ का कितना होता है 9.8 होता है, उसमें 6 से भाग दे दो, इतना कम आपका जी का वैल्यू मून के ऊपर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों। अब देखो, अगर आप और भी ऊपर जाओगे, मार्स के ऊपर जाओगे, मार्स का मतलब मंगल होता है, यहां पर हो जाता है अर्थ का बाई 10, यानी अर्थ के जी के वैल्यू में 9.8 में 10 से भाग दे दो, इतना कम आपका हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा। तो आप याद रखना ये सारी चीजें कि जी होता क्या था, गुरुत्व त्वरण कैसे निकाला जाता है, किसी भी ग्रह पे ये अलग अलग होगा, कैसे निकाला जाता है, कैपिटल जी एम ई बटे आर ई का स्क्वायर। एम का मतलब जिस ग्रह पे आप निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान, आर का मतलब जिस ग्रह पे आप निकाल रहे हो उसका त्रिज्या, रेडियस आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और जब हमने पृथ्वी के लिए निकाला तो पृथ्वी का होता है 6400, त्रिज्या, रेडियस और मास होता है इतना। जी का वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, हर ग्रह पे जी का ये कैपिटल जी जो है ये बराबर रहेगी। आप यहां से ये निकल के आया 9.8। याद रखेंगे, ऊपर जाने पर घट जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मून पर कितना होगा तो अर्थ का 6 से भाग दे दो, मार्स मंगल ग्रह पे कितना होगा तो अर्थ का कितने से भाग दे दो 10। कितने बच्चों को बेटा समझ में आए, एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताओ कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। क्लियर। अगली बात बेटा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है, द्रव्यमान और भार के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, देखो वेट जो होता है ना, वेट, हमारा वेट, जैसे मैं आपसे पूछूं कि विशाखा जी या रंजीत जी या सबनम, सौम्या, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आपका वेट कितना है तो आप लोग गलत जवाब दोगे, मुझे पता है दोगे आप, जैसे दे के दिखाओ तो आप दोगे सर जी मेरा 50 है, मेरा 70 किलो है, मेरा 80 किलो है, कोई कहेगी सर मेरा 30 किलो वेट है। तो बेटा आप वेट नहीं बता रहे हो, आप जो केजी में बताते हो ना, केजी में, किलोग्राम में, वो आप अपना मास बताते हो। मास का मतलब क्या है बेटा, द्रव्यमान बताते हो। जो भी आप कहते हो ना 70 80 50 40, ये आप अपना मास बताते हो, केजी में जो बताते हो। वेट पता है ये नहीं है वेट। वेट पता है कैसे निकाला जाता है, वेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है बेटा, W बराबर एम जी। क्या फॉर्मूला होता है, W बराबर एम जी। यानी आप जो कह रहे हो ना 40 50 किलो, 40 50 किलो, 70 किलो, तो बच्चों ये जो आप बता रहे हो ये आपका मास है, ये द्रव्यमान बता रहे हो आप, जो केजी में आप बताते हो। सर कैसे निकलेगा फिर, वेट कैसे निकालूंगा बेटा, इस द्रव्यमान में जी का वैल्यू कितना है, अर्थ पे ही रहते हो ना सब लोग, कोई कोई मार्स पे तो नहीं रहता, कोई मून पे तो नहीं रहता, तो इस जी में जी के वैल्यू से गुणा करो 9.8 से, तब आपका डब्लू वेट निकल के आएगा। समझ पाए आप मेरी बात को, यानी वेट आपका ये वेट नहीं है 70 80 किलो, 90 किलो, 50 किलो, नहीं, ये आपका मास है, इसमें 9.8 से गुणा करो, तब आपका क्या निकल के आएगा, वेट निकल के आएगा। और वेट का मात्रक, भार का मात्रक केजी नहीं होता है, द्रव्यमान जो मास होता है उसका केजी होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है बेटा, वो अभी बताऊंगा कि क्या होता है। क्लियर है आप लोगों को, कितने बच्चों को ये समझ में आई कि आप जो बताते हो वो क्या बताते हो, अपना मास बताते हो, द्रव्यमान। आप क्या नहीं बताते, आप वेट नहीं बताते, भार। वेट कैसे निकाला जाएगा, अपने द्रव्यमान में जो तुम केजी में कह रहे हो उसमें 9.8 से गुणा करो, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, अपना जो आप बता रहे हो 40 किलो 50 किलो, उसमें 9.8 से गुणा करो, वो आपका वेट आएगा बेटा। ठीक है, वो आपका वेट आएगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, क्लियर। तो एक चीज यहां से ये नोटिस करो आप लोग कि जो वेट है बेटा, इसके सूत्र में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। जो वेट है भार, इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जी, स्मॉल जी आ रहा है। तो बच्चों याद रखना कि अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, कम, और जब हम ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू कम होता है तो वेट भी घटता है। अगर मैं पूछूं कि मून के ऊपर, मून चंद्रमा के ऊपर वेट कितना होगा, तो बच्चों याद रखना जितना अपनी अर्थ पे होता है उसमें 6 से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, 6 से भाग दे दो। ठीक है, 6 से भाग दे दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्स के ऊपर, मार्स यानी मंगल ग्रह जो होता है, इसके ऊपर वेट कितना होता है, तो बेटा अपना जो अर्थ का वेट है उसमें किससे भाग दे दो, 10 से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे जी घटता है वैसे वैसे वेट भी घटता है। वेट जो है भार, भार जो है वो जी पे निर्भर करता है, जी ऊपर जाने पर घटा तो डब्लू भी घटा बेटा। ठीक है, आपने जी की वैल्यू 9.8 क्यों रखी है, सोनिया जी कह रही हैं, रखी नहीं है बेटा, वो निकल के आती है। जी का, इस बड़ी वाली जी का मान ये याद कर लो, इतना होता है। ये द्रव्यमान पृथ्वी का है, इसको यहाँ पुट करूंगा, यहाँ रखूंगा, और अर्थ की त्रिज्या, रेडियस यहाँ रखूंगा। जब इसको सॉल्व करूंगा काट पीट करके, तब 9.8 आता है वो। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर।
लेकिन ये अर्थ के ऊपर है 9.8, ऊपर जाओगे तो ये घटता जाता है। ठीक है, जैसे हर ग्रह पे, हर प्लेनेट पे अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा पे चले जाओ तो अर्थ जो 9.8 था, इसमें 6 से भाग दे दो, इतना कम हो जाता है। मंगल ग्रह पे चले जाओ, मार्स पे, तो 10 से भाग दे दो, इतना कम होता है। और जैसे जी कम होता है वैसे ही वेट कम होता है आपका, क्योंकि वेट निकालने का सूत्र है एम जी। एम क्या होता है? द्रव्यमान जो आप बताते हो, आप जो बताते हो मास होता है द्रव्यमान, उसमें 9.8 से गुणा करो, वो वेट निकल के आपका आ जाता है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। समझ में आया यहाँ तक? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब सुनो बेटा, तो जी का मान ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन एक चीज और याद रखना, सबसे ज्यादा कहां पर होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, अधिकतम कहां पर होता है बेटा? अर्थ की सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर 9.8, ऊपर जाते हैं तो घटता जाता है। ठीक है, याद रखना, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस, एट अर्थ सरफेस। लिखो कितना होता है अर्थ की सरफेस पर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान अधिकतम पृथ्वी की सतह पर होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है। और कितना होता है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे इस चीज को, ऊपर जाने पर घटता जाता है। जी का वैल्यू सबसे, जी मीन्स क्या होता है? रंजीत बेहरा जी कह रहे हैं, पिछली वाली क्लास देखो बेटा, जी का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल जी का मीनिंग जिसको नहीं पता वो पिछली वाली क्लास देख ले। अब ऊपर जाने पर घटता है, अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम होता है। जैसे धरती के अंदर जाओगे, गड्ढा खोद के मान लो अंदर जाने लग जाओ, तब भी घटेगा। ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी घटेगा। अधिकतम कहां पर है? पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो याद रखना, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज एज वी मूव डाउन टू द अर्थ, एज वी मूव डाउन टू द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। जीरो कहाँ हो जाता है? लिखो, वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान शून्य होता है। ठीक है, क्लियर? मीटर पर सेकंड क्यों बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है स्मॉल जी का, स्मॉल जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का यूनिट, त्वरण एसिलेशन जो होता है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो वो जी भी तो एक त्वरण है, गुरुत्व त्वरण कहते हैं उसको, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मोशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, गति वाला चैप्टर किसी ने पढ़ा है कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है? तो वही त्वरण है वो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण है बस। ठीक है, याद रखेंगे आप इस चीज को। जी का मान शून्य कहाँ होता है बेटा? पृथ्वी के केंद्र पर। अर्थ पर कितना होता है? 9.8 होता है, ये अधिकतम है। ऊपर जाओगे घटेगा, और जैसे जी घटता है तो वेट भी घटता है। ठीक है, वेट मून पे कितना हो जाएगा? अर्थ का बाई 6। मंगल ग्रह पे, मार्स पे कितना हो जाएगा वेट? अर्थ का बाई 10। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया। आगे चलें। अगर मैं आपसे पूछूं कि जी का वैल्यू, देखो जैसे हमारी अर्थ जो होती है बेटा, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है हमारी, यहां पर होता है पोल, पोल कहते हैं ध्रुव, और यहां होता है इक्वेटर, यहां होता है इक्वेटर। इक्वेटर किसे कहते हैं बेटा? भूमध्य को कहते हैं। इक्वेटर किसे कहते हैं? भूमध्य को कहते हैं। तो ये पोल है, ये इक्वेटर है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सेंटर होता है, यहाँ केंद्र है, तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है? जीरो।
ये इस तरीके से ये इक्वेटर होता है भूमध्य, ये पोल। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोल पर ज़्यादा होती है कि इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, जी की वैल्यू थोड़ी सी पोल पे ज़्यादा होती है कि इक्वेटर पे, तो बच्चों याद रखना जी का वैल्यू हल्का सा, वैसे तो अर्थ की सरफेस पे 9.8 ही होता है, लेकिन हल्का सा ज़्यादा होता है कहाँ पर, पोल पर। किससे? इक्वेटर से। तो याद रखना जी ऑन पोल, जी ऑन पोल इज ग्रेटर देन जी ऑन इक्वेटर, जी ऑन इक्वेटर। लिखो जी का मान ध्रुवों पर भूमध्य से कम होता है, भूमध्य से कम होता है, हल्का सा कम होता है, पोल पर ज्यादा होता है, इक्वेटर पे थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक है सौम्या जी, धन्यवाद। सत्यम यादव, चलिए आरुषि कुमारी, चलो बेटा बताओ बताओ जल्दी से, यहां तक याद रहेगा आपको? क्लियर? चलिए अब यहां से आगे हमारा अगला टॉपिक आता है बेटा, लिखें, हेडिंग डालें, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक तरफ लिख लें मास, अगला टॉपिक जो आता है वो हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में द्रव्यमान और भार के बीच क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंस क्या है मास और वेट के बीच में। द्रव्यमान और भार जो होते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस क्या होता है मास और वेट के बीच में, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। अब जरा ध्यान से सुने बच्चों, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बोतल है और इस बोतल के अंदर 1 किलो पानी आ सकता है। कितना किलो? 1 किलो पानी आ सकता है। या कोई भी बर्तन है मेरे पास जिसमें 3 किलो पानी आ सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं मास। मास का मतलब सर वैल्यू तो 9.8 है, तो फिर जीरो कैसे होगी? मैंने क्या कहा था बेटा सोनिया कि अर्थ की सरफेस पे 9.8 है, जब अंदर जाओगे, अर्थ के अंदर जाओगे तो घटेगी, ऊपर जाओगे तब भी घटेगी। तो केंद्र पर जब पहुंच जाओगे ना, पृथ्वी के केंद्र पे, तो घट घट के जीरो हो जाएगी, ये मैंने कहा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि किसी वस्तु के अंदर कितना मात्रा भरी जा सकती है, कितनी अमाउंट भरी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाली डिब्बा है और उस खाली डिब्बे को पूरा भरना है, तो उस डिब्बे में कितना किलो सामान आ जाएगा, डेट इज कॉल्ड मास। जैसे आपकी मम्मी जाती है और दुकान पर जब जाती है तो कहती है भैया 5 किलो वाला डिब्बा देना या 3 किलो वाला डिब्बा देना, तो उस डिब्बे में वजन नहीं है 3 किलो 5 किलो, वो तो कह देता है लो भाभी ये ले लो, आंटी जी देख लो डिब्बा, देख लो 3 किलो का 10 किलो का। तो डिब्बे में थोड़ी 3 किलो वजन है या 10 किलो वजन है, नहीं। आपकी मम्मी की कहने का मतलब है उस दुकानदार से कि भैया ऐसा डिब्बा दिखा दे जिसमें 3 किलो या 10 किलो सामान भर सकूं ऊपर तक, 10 किलो घी जिसके अंदर रखा जा सके। तो जितनी मात्रा भरी हुई है वो होता है मास। जैसे आप जब कहते हो ना कि मेरा मास 50, ये तुम्हारा वेट नहीं है जो तुम कहते हो 50 किलो वेट है, 70 किलो वेट है, नहीं भैया, वेट किलोग्राम में होता ही नहीं है। आप जो बताते हो 50 किलो 70 किलो, वो आपका मास है। यानी आप अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा मास 50 kg है, 50 kg, तो वो उसका मांस है। पहली बात तो वो उसका मांस है, यानी कि उसके खोखले शरीर के अंदर 50 किलो सामान भरा गया है। ये जो बॉडी है ना आपकी, 70 किलो इसके अंदर माल भरा हुआ है, ये है इसका कहने का मतलब। कोई लड़की कह रही है कि मेरा मांस जो है, कोई लड़की कह रही है कि मेरा जो मांस है, पहली पहली बात तो वो वेट नहीं बताएगी आपको। क्या बताएगी? किलोग्राम में अगर बता रही है तो वो क्या बता रही है आपको? मास। अगर वो लड़की कह रही है कि मेरा मांस 40 किलो है, इसका मतलब 40 किलो सामान उसके अंदर भरा हुआ है। कोई बच्चा अगर कह रहा है कि उसका 70 किलो मांस है, तो 70 किलो सामान उसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, तो कितना सामान उसके अंदर भरा जा सकता है, डेट इज कॉल्ड मास। तो लिखो मास का पहला पॉइंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ, इट इज द क्वांटिटी ऑफ substance contained in the object, कंटेन्ड इन द ऑब्जेक्ट, यानी यह किसी वस्तु के अंदर भरी गई मात्रा को बताता है। यह किसी वस्तु के अंदर भरी गई मात्रा को बताता है, मात्रा को बताता है। यह किसी वस्तु के अंदर भरी गई मात्रा को बताता है। याद रखेंगे बेटा इसको, ठीक है। लेकिन वेट क्या होता है सर?
देखो वेट निकालने का सूत्र मैंने अभी तुम्हें लिखवाया था कि W बराबर क्या होता है mg, यानी जो तुमने मास बताया है अपना उसमें 9.8 जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 से गुणा करो तब आपका वेट निकल के आएगा। तो सच बात बताऊं कि आप जो है, मैं अर्थ पे जैसे खड़ा हुआ हूं, आप बैठे हुए हो, या कोई भी चीज अर्थ के ऊपर, ठीक है, कोई भी वस्तु अर्थ के ऊपर रखी हुई है या टिकी हुई है, तो किसके कारण रखी हुई है या टिकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भाई तो आपको पता है कि मैं अगर खिंचा हुआ हूं अर्थ की तरफ तो कौन सा फोर्स है बेटा, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हकीकत यह है कि अगर अर्थ हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके लिए जिम्मेदार, ठीक है, उसके लिए जो जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, वो हमारा वेट होता है। यानी हर किसी का वेट रेस्पॉन्सिबल है अर्थ की तरफ खींचने के लिए। अगर अर्थ ने आपको खींच रखा है तो कौन सा बल लगा रखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। और आपका क्या जिम्मेदार है, वेट जिम्मेदार है बेटा। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि वेट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जी, जी का मतलब गुरुत्व त्वरण या गुरुत्वाकर्षण कह लो। तो जी जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डब्ल्यू पे। तो वेट क्या है, एक प्रकार का बल है। वेट जो है वो एक प्रकार का फोर्स है जिसकी वजह से कोई चीज अट्रैक्ट है अर्थ की तरफ। तो याद रखना, वेट इज वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स by which by which any object by which any object is attracted towards earth, attracted towards earth। याद रखेंगे इस चीज को, लिखो, भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल है जिसकी वजह से कोई वस्तु, जिसकी वजह से कोई वस्तु कोई वस्तु आकर्षित है, आकर्षित है, जिसकी वजह से कोई वस्तु क्या है बेटा, अट्रैक्टिव है, आकर्षित है, एक प्रकार का बल है। ठीक है, अब सुनो आगे, इसकी यूनिट क्या होती है, मात्रक। अगर पूछें कि मास जो होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो केजी में मापते हैं बेटा, किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है सर, आपका हाइट और मास कितना है बेटा, उससे क्या करोगे, यस आप, अगर किसी चीज का मास नहीं होगा, ऐसा संभव ही नहीं है, अगर मास नहीं होगा ऐसा संभव नहीं है। आपने सुना है कभी मासलेस कोई चीज नहीं, भले ही कम होगा बहुत ज्यादा लेकिन होगा। यहां तक लिख लिया। लिखा बेटा, भार एक प्रकार का बल है जिसकी वजह से कोई वस्तु आकर्षित है। वेट का, मास का यूनिट क्या है, केजी, इसका यूनिट क्या होगा बताओ। जब ये एक प्रकार का बल है, एक बात बताओ, जब ये एक प्रकार का बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। भाई जब ये एक प्रकार का बल है तो बल का वेट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, एक प्रकार का बल है तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो आंसर क्या आएगा, न्यूटन आपका आ जाएगा। ठीक है, बताओ। तो तीसरा चीज लिखो बेटा, तीसरी चीज है कि मास कभी बदलता नहीं है, मास इज नेवर चेंज, कभी बदलता नहीं है। लिखो, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। एक बात बताओ, द्रव्यमान कभी बदलेगा क्या, कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान जो है वो कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है बेटा द्रव्यमान कभी, क्योंकि एक बात बताओ, इस बोतल में अगर 3 किलो पानी आता है तो 3 किलो पानी, इसको तुम चंद्रमा पे लेके जाओ, इसको तुम कहीं पर भी लेके जाओ, आएगा तो 3 किलो पानी ना,
एक बात बताओ, आएगा तो 2 किलो पानी ना इसके अंदर, बात समझ पा रहे हो? यानी जहां पर भी इसको लेके जाओगे, क्या ये बोतल छोटी बड़ी होगी? नहीं। और जब ये छोटी बड़ी नहीं होगी तो इसका मतलब इसमें बराबर पानी आएगा। समझ पा रहे हो बेटा? मास कभी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन मैंने क्या कहा था, वेट तो बदल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के ऊपर जाते हो जी की वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है जी की वैल्यू। तो जी घटता है तो कौन घटता है? डब्ल्यू घटता है, आपने देखा। तो वेट जो है वो क्या होता है बेटा? चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? वेट कैन बी चेंज, वेट कैन बी चेंज, भार बदला जा सकता है, भार जो है वो क्या हुआ? बदला जा सकता है। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, चौथा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। लिखो, मास इज स्केलर क्वांटिटी। मास जो होती है बेटा वो क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। द्रव्यमान जो होती है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है बेटा जिसमें परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, लेकिन दिशा नहीं होती, ऐसी चीजों को स्केलर कहते हैं बच्चों। लेकिन ये जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। वेट यानी कि भार जो होता है वो एक सदिश राशि होता है बच्चों। क्या होता है बेटा? वो सदिश राशि। सदिश किसे कहते हैं बच्चे? जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो। परिमाण का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और क्या हो? डायरेक्शन भी हो। यानी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो बेटा? डायरेक्शन। याद रखेंगे, परिमाण भी हो और क्या हो? साथ में दिशा भी हो। ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है बेटा? वेक्टर कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग इस चीज को, बहुत बढ़िया बेटा। यानी देखो, हर किसी का वेट तो नीचे ही काम कर रहा होगा ना। अगर मान लो मेरा वेट है तो अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रही है तो मेरा वेट नीचे ही काम करेगा। ठीक है, तो एक डायरेक्शन है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड परिमाण तो है ही। परिमाण कैसे निकालेंगे? W बराबर mg वाले फॉर्मूले से। ठीक है, याद रखेंगे ये स्केलर क्वांटिटी होती है, मास। अब भाई किसी को आप अपना मास बताओगे, मैं कहूँ कि भैया इस बोतल में 10 किलो पानी आता है, 2 किलो पानी आता है, 4 किलो पानी आता है, तो क्या मैंने कोई डायरेक्शन बताई? सिर्फ वैल्यू बताई ना इसकी कि हाँ जी इतना आता है इसके अंदर। बात समझ पाए? तो ये चारों पॉइंट बेटा याद रखने, 4 पॉइंट द्रव्यमान के, 4 पॉइंट भार के, मास के और वेट के। ठीक है, अब सुनो अगली चीज। अब देखो बेटा, अब सुनो अगली चीज मेरी, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, अगला हेडिंग डालिएगा कि सर एक्चुअल में फ्री फॉल क्या होता है? भाई मास और वेट के बाद फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब है स्वतंत्र रूप से गिरना। फ्री फॉल का मतलब क्या है? स्वतंत्र रूप से गिरना। इसका मीनिंग क्या होता है? फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है? स्वतंत्र रूप से गिरना। बताओ बेटा। सर स्केलर वेक्टर को दोबारा समझा दो बेटा। देखो, मास जब भी बताओगे 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, तो जब आप कहते हो कि भैया सब्जी दे दे 4 किलो, 5 किलो, तो ऐसे कहते हो सब्जी दे दे, आलू दे दे 3 किलो पूरब की दिशा में, आलू दे दे भाई, भिंडी दे दे 4 किलो ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन। क्या आप भैया को डायरेक्शन बताते हो क्या? जो ढकेल वाले भैया हैं उनसे जब सामान लेते हो कि भाई संतरे दे दे, संतरे दे दे, लेकिन मुझे ईस्ट वाले डायरेक्शन वाले दे, ईस्ट वाले, पूरब दिशा वाले दे, 4 किलो संतरे दे दे। यानी आप जब यार केजी में बात कर रहे हो तो डायरेक्शन नहीं बताओगे। जहां डायरेक्शन, दिशा ना बताया जाए उन चीजों को स्केलर कहते हैं। लेकिन वेट जो होगा वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, तो इसकी एक डायरेक्शन है। ऐसी चीज जिसमें दिशा हो उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब सुनो, फ्री फॉल क्या होता है बेटा? एक कई बार पेपरों में इसकी मात्रक पूछी जाती है, यूनिट। देखो ध्यान से देखना बच्चों, कि आपने जैसे ये बॉल था, जब बॉल को पकड़ा हुआ था तो इसका जो आरंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? 0। भाई जब जब तक आपने बॉल को पकड़ा हुआ था तो इसका जो आरंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी जो था, वो कितना था? 0 था बेटा, जब पकड़ा हुआ है ऐसे। लेकिन जैसे ही ये बॉल छूटेगा, जैसे ही ये बॉल छूटेगा, तो ये क्या है भैया? ये जमीन है। जैसे ही बॉल छूटेगा तो इसका क्या, अभी चेक करते हैं। ठीक है बेटा शबनम जी, चलो। तो जैसे ही ये बॉल छूटेगा तो इसका क्या चेंज हो जाएगा बेटा? इसका वेलोसिटी चेंज होगा। जल्दी से बताओ, इसका क्या हो जाएगा? जैसे ही बॉल को मैं ऊपर से छोड़ूंगा या मार्कर को ऊपर छोड़ूंगा, वेग क्या हो जाएगा बेटा? इसका वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जमीन पर नीचे आने लगेगी ऊपर से छोड़ने पर। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वेलोसिटी के चेंज को, वेग में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता था बेटा?
एसिलरेशन कहते थे। क्या कहते हो? वेग में परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है बेटा? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि फ्री फॉल जब भी होता है ना बच्चों, तो कई बार पूछ लेता है कि फ्री फॉल क्या होता है, किस में होता है? वैक्यूम में होता है बेटा। ये वैक्यूम का मतलब निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है बेटा? कोई माध्यम नहीं, यानी हवा भी नहीं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कोई माध्यम नहीं, नो मीडियम। और ऐसी जगह क्या करवाया जाता है? फ्री फॉल करवाया जाता है। तो दो चीज याद रखनी है बेटा, फ्री फॉल के बारे में दो चीज याद रखनी है। पहली बात कि फ्री फॉल कब होगा? वैक्यूम के अंदर, यानी यहां नहीं करवाऊंगा अपने कमरे में मैं तुम्हें करके दिखाऊं, नहीं। वैक्यूम का मतलब एयर भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, ठीक है। और फ्री फॉल जब भी होगा तो क्या होगा ऑब्जेक्ट के अंदर? भाई एक फोर्स तो फिर भी लगेगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो जब ये ऊपर से गिर रही होगी तो इसमें क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन, और इसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और अगर आपसे पूछे बेटा कि फ्री फॉल का एसआई यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो आंसर बताओगे आप मुझे? कौन बच्चा कमेंट में बताएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों है बेटा यूनिट ये? क्योंकि त्वरण का जो यूनिट होगा, एसिलेशन का जो यूनिट होगा, वही हमारे फ्री फॉल का भी यूनिट होगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्या आएगा बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रहेगा? तो अगर मैं पूछूं एक सवाल और कि फ्री फॉल में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक तो वन बॉल तो है, एक बॉल तो है आयरन की। आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब देना। एक बॉल आयरन की है, एक बॉल है पेपर की, कागज की। पेपर की, पेपर का मतलब कागज। और एक बॉल है प्लास्टिक की, एक बॉल है प्लास्टिक की। तीनों को ऊपर से छोड़ा जाता है। ऐसे तीनों बॉलों को एक साथ छोड़ा जाता है किसके अंदर? फ्री फॉल, निर्वात में तीनों बॉलों को गिराया जाता है। एक लोहे की है, एक कागज की है और एक प्लास्टिक की। तो तीनों कौन पहले आएगी जमीन पर? कौन पहले आएगी? वैक्यूम में कर रहे हैं हम, निर्वात में कर रहे हैं बेटा, ठीक है। निर्वात के अंदर कर रहे हैं, तो बताओ कौन सबसे पहले आएगी यहां पर? बताओ बेटा। बताइए जल्दी से, कौन सी बॉल सबसे पहले आएगी? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे लोहे की बॉल, और जिस बच्चे ने लोहे की बॉल आंसर दिया है वो गलत दिया है। पता है क्यों गलत दिया है मेरे बच्चों? आप, हाँ बिल्कुल शबनम जी, देख लिया है हमने। ठीक है, गलत नहीं है बेटा। देखो आप लोग सही है एकदम, आयरन की जो कह रहे हैं गलत, बाकी सबका सही है। पता है क्यों बेटा? सेम टाइमिंग पर, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी तीनों बॉल, सेम टाइम पर नीचे गिरेंगी। क्यों गिरेंगी सेम टाइम पर नीचे? सेम टाइम पर इसीलिए नीचे गिरेंगी क्योंकि आप लोग जो आयरन दे रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं एयर में। भाई एयर में नहीं कर रहा, वैक्यूम में सारी चीजें, कोई कितनी भी भारी है, कोई कितनी भी हल्की है, सेम टाइम पर नीचे गिरती हैं। यही तो क्वेश्चन बार बार आता है बेटा पेपर में। और बच्चा करके आता है आयरन की, फिर कहता है वो फिर आएगी प्लास्टिक वाली, और सबसे लास्ट में आएगी कागज वाली। नहीं भैया, तीनों ही सेम टाइम पर आती हैं। क्योंकि आप जो है करके जो कह रहे हैं ना आयरन, वो एयर समझ रहे हैं, एयर है ही नहीं। एयर तो बराबर है ही नहीं ना वहां पे, तो फोर्स तो बराबर ही लगेगा ना तीनों के ऊपर बेटा। वैक्यूम में है तीनों, तो सेम टाइमिंग पर नीचे गिरेंगी। ये तीन सवाल याद रखने। पहली बात, फ्री फॉल कहाँ होता है? वैक्यूम के अंदर होता है। दूसरी बात, फ्री फॉल जो होता है यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरी बात क्या है भैया? सेम टाइमिंग पर बॉल तीनों की तीनों नीचे आकर गिरेंगी। ठीक है, याद रखेंगे इन तीन बात को, आपको याद रखना ही रखना है फ्री फॉल के अंदर। ठीक है बच्चों, चलें आगे। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो बेटा अगली बात। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, लिखें, अगला टॉपिक जो हमारा आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता है, हिंदी में डालो आर्किमिडीज का सिद्धांत। हिंदी में हेडिंग डालो बेटा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या हेडिंग डालेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। अब ये ऐसे वैज्ञानिक हैं बेटा, इन्होंने बोला कि शॉर्टकट में मैं आपको समझाता हूं, बहुत इजी है। जैसे ये पानी से कोई बाल्टी भरी हुई है, ये बाल्टी जो है ये किससे भरी हुई है? पानी से। ये बाल्टी पूरी पानी से भरी है।
और इसके अंदर मैं कोई और दूसरा बर्तन डालता हूँ, इस पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर एक दूसरा बर्तन मैं ऐसे ऊपर से डाल रहा हूँ बेटा। ठीक है, मास ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा तो सर फोर्स ज़्यादा लगेगा ना, हाँ बिल्कुल बेटा। ठीक है, याद रखना जैसे ही इस भरी हुई बाल्टी में, पानी से भरी हुई बाल्टी में कुछ डालता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि नीचे से ना एक बल काम करता है। ऐसे लगता है कि यार नीचे से ये जो पानी है इस मग्गे के ऊपर या बर्तन के ऊपर फोर्स लगा रहा है क्या। ठीक है, फोर्स लगा रहा है क्या, ऐसा लगने लगता है बेटा। ठीक है, तो याद रखना बेटा, ये इस बल को जो लगता है नीचे से किसी पानी ने या किसी लिक्विड ने लगाया है, द्रव पदार्थ ने, इसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स। क्या कहते हैं इसको, उत्प्लावन बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, उत्प्लावन बल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल, तो आप कहोगे सर जी, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स exerted by fluid in upward direction, in ऊपर की तरफ लगता है ये, अपवर्ड डायरेक्शन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ये क्या है बेटा, यह है किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला एक बल है जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है, जिसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है। और यह किसके द्वारा लगाया जाता है, यह द्रव पदार्थ के द्वारा लगता है बेटा। द्रव का मतलब लिक्विड के द्वारा, यह द्रव पदार्थ के द्वारा लगता है या लगाया जाता है। याद रखेंगे इस चीज को। अब आर्किमिडीज ने क्या कहा है इसको लेकर, भाई कितना लगता है, बात तो ये आती है ना कि सर जी कितना लगा। तो जो आर्किमिडीज वैज्ञानिक हैं बेटा, आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बोला कि जब भी आप इसको इसके अंदर डालोगे, तो भरी हुई बाल्टी थी तो कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। भाई भरी हुई बाल्टी में कुछ भी बर्तन आप डालोगे तो कुछ तो पानी बाहर निकल जाएगा ना, फैल जाएगा बाहर। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जो फोर्स लगा है बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स जो होगा यानी उत्प्लावन बल जो होगा, क्या बेटा, उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल जो होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, जो पानी बाहर निकला है ना, जो पानी बाहर निकला है बाल्टी से, उसके वेट के बराबर होता है बेटा। उसके वेट का मतलब भार के बराबर होता है। तो लिखो, वेट ऑफ द इक्वल टू किसके होगा, वेट ऑफ द वाटर। ये तो डेली लाइफ में तुम देखते ही होगे, वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। आज अपने घर में भरी हुई बाल्टी में, सुशांत जी आपको समझ नहीं आया ना, जिसको समझ नहीं आया, रंजीत बेहरा सुनो ध्यान से, आज अपनी घर की बाल्टी में पानी से भर लेना, उसको मग्गा डालना, तो ऐसे लगेगा नीचे से कोई बल लग रहा है, पानी जो है नीचे से धक्का लगा रहा है। वो जो धक्का है उसे कहते हैं बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल। और ये पानी जब उसमें डालोगे मग्गे को तो बाहर फैलेगा। तो जितना ये बियॉन्ड फोर्स लगता है वो बराबर होता है, नीचे से जो धक्का लगा है वो बराबर होता है इस जो बाहर निकला है इस पानी के वेट के बराबर। वेट का मतलब भार के बराबर। इसी को आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सिद्धांत कहते हैं। लिख लो, निकाले गए, निकाले गए द्रव पदार्थ के भार के बराबर, निकाले गए द्रव पदार्थ के भार के बराबर होता है। याद रखेंगे, बियॉन्ड फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, जितना कि द्रव पदार्थ निकाला गया है उसके भार के बराबर होगा बेटा। किसके बराबर होगा बोलो, उसके भार के बराबर होगा। ठीक है, और वेट निकालना तो आपको आता ही है भाई। इसका वेट कैसे निकलेगा, W बराबर mg। m का मतलब मान लो 1 किलो पानी बाहर निकल गया, अभी 2 मिनट में। ठीक है,
याद रखेंगे आप लोग? तो भैया इसका वेट तो निकाल ही लेंगे। एम क्या होगा, मान लो 1 किलो है तो उसमें 9.8 से गुणा कर देना। ठीक है भैया जी। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं भैया। आज जितना भी आपने पढ़ा है इसको दोबारा से पढ़ना, एक बार रिवीजन करना। और कल की जो भी क्लास होगी आपकी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल की जो क्लास होगी ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल की जो भी क्लास होगी, टाइम हो चुका है आप लोगों का। सर, गर्म पानी डालकर पी लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पी लेंगे गर्म पानी डालकर। ठीक है, गला ठीक हो जाएगा। कल की क्लास में आपका गला एकदम बढ़िया मिलेगा आपको। ओके, ठीक। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, लव यू ऑल।